जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूट्रिशन इन ह्यूमन स्टार्ट किया था, तो अब इस क्लास में हम लोग उसे नेक्स्ट देखेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से हो रहा है। यानी हम ह्यूमन के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जितने भी जैसे एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको देखेंगे, और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा वो होगा आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस का, जो प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में। तो टोटल हम अगर जो ह्यूमन डाइजेशन की बात करें तो हम लोगों ने इसको 3 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। पहले लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं सबके ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, उनके सिक्रीशंस के बारे में देखेंगे, वो कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं उनके बारे में देखेंगे। और तीसरा जो लेक्चर होगा वो हमारा वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के ऊपर होगा कि जो चीजें हम लोग खा रहे हैं उनका किस किस तरह से जो है डाइजेशन हो रहा है। अब बात आती है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। पूरा वीडियो न देखने की वजह से क्या हो रहा है, अननेसेसरी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप अपना जो है नाम, क्लास और सेक्शन, नाम, क्लास और सेक्शन, ये तीनों चीजें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपके नाम, क्लास और सेक्शन नहीं मेंशन होंगे तो आपको अब्सेंट माना जाएगा। आप अपने आप को प्रेजेंट दिखाने के लिए आपको आपका नाम, क्लास और सेक्शन मेंशन करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर लिखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, हमने पिछली क्लास में इसको देखा हुआ था। तो ह्यूमन जो है वो कैसा है, एनिमल है, वो एक तरह का होलोजोइक एनिमल है। होलोजोइक एनिमल है और इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अब ह्यूमन के अंदर जो है वो हाईली कॉम्प्लिकेटेड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जितने हमारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो। तो अगर जो हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ है। यानी ये एक तरह का पाइप है। पाइप जो है वो पूरा माउथ से लेकर के एनस तक है, उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, और उनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है माउथ, एक तरह का ओपनिंग है। उसके बाद आएगा आपका फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो ये जो 7 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जो माउथ है एक स्लिट है, ओपनिंग है। फेरिंग्स जो है और ब्यूकल कैविटी, ये एक जो है स्पेस है। और उसके बाद में एक पतली सी पाइप 25 से 30 सेंटीमीटर की एक पाइप होती है, उसे हम ओसोफेगस कहेंगे। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टमक कहेंगे, जहां हमारा सारा फूड जाता है। उसके बाद पतली लेकिन बहुत ही लंबी पाइप होती है जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है एक मोटी और छोटी लार्ज इंटेस्टाइन में। और उसके बाद होता है रेक्टम, जहां पे टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। उसके बाद आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के। तो देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो पहला है आपका सेलेब्री ग्लैंड है, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तीसरा लीवर है, चौथा पैंक्रियाज है और पांचवा यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। सेलेब्री ग्लैंड हमारे माउथ में पाया जाता है, जबकि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो हमारे स्टमक में पाए जाते हैं। लीवर और पैंक्रियाज जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से बाहर पाए जाते हैं। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो हमारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पे ये सेल्स पाए जाते हैं, ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो चीजें हमने एलिमेंट्री कैनाल की देखी हैं ये कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं। जैसे कि माउथ जो है ये जस्ट एक ओपनिंग है, ये माउथ है। यहाँ पे आपका पूरा ब्यूकल कैविटी है। ये जो आपका ये रीजन है, ये रीजन जो है आपका कहलाता है फेरिंग्स कहलाता है। यानी कि ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है ये एयर पैसेज
और फूड पैसेज, दोनों पैसेज के लिए एक कॉमन जो है रोल प्ले करता है। उसके बाद ये जो पतली सी पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप को हम ओसोफेगस कहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा लीवर सिचुएटेड है, थोरैसिक रीजन में हमारा लीवर सिचुएटेड है। लीवर के यहाँ पे येलो कलर का आप लोग एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर पीछे की तरफ, स्टमक के पीछे की तरफ निकला हुआ है, इसे हम पैंक्रियाज कहेंगे। ये जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस ओपन होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, इसे हम स्टमक कहेंगे। और स्टमक ओपन होता है एक पतली सी नली में, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहेंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पे बहुत क्वाइलिंग है, और ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है, लगभग 7 मीटर्स की लंबी, 7 मीटर लंबी होती है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये फर्दर ओपन होती है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है बहुत ही मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन यह है कि इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है जो है लार्ज इंटेस्टाइन में, वहीं पे एक छोटा सा अपेंडिक्स पाया जाता है, इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो फाइनली ओपन होती है रेक्टम में, और रेक्टम जो है एनस में ओपन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउथ। ये क्या है? माउथ जो है स्मॉल स्लिट है एक, जो है जिसके थ्रू हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड इनटेक करते हैं। उसके बाद आता है ब्यूकल कैविटी। ब्यूकल कैविटी को अगर जो हम देखें तो जब हम अपने माउथ को बंद करते हैं तो हमारे टंग और ऊपर जो पैलेट है यानी तालू है, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम ब्यूकल कैविटी कहते हैं। अब इस ब्यूकल कैविटी में कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हार्ड पैलेट, यानी हार्ड पैलेट जो होता है जिसे हम तालू कहते हैं, ये हार्ड पैलेट जो है ऊपर की तरफ पाया जाता है। ये जब हम फूड को मेस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, तो ये चबाने में हेल्प करता है। ये फूड जो है आपका हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट के पीछे जो है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट जो है ये लास्ट में यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक का जो रीजन है आपका ये हार्ड पैलेट है, और इसके पीछे जब हम जाएंगे तो ये आपका सॉफ्ट पैलेट आएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी ब्यूकल कैविटी में टंग पाया जाता है। टंग जो है वो थिक और मस्कुलर होता है, जो कि पीछे की तरफ से जुड़ा हुआ होता है। पीछे की तरफ से जुड़ा होता है, आगे की तरफ से फ्री होता है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें आगे की तरफ जुड़ा हुआ होता है, पीछे की तरफ फ्री होता है। जैसे कि जो फ्रॉग हैं, स्नेक्स हैं, तो वहां पे जो है आगे की तरफ जुड़ा हुआ होता है और पीछे की तरफ खुला हुआ होता है। तो इससे फ्रॉग को क्या एडवांटेज मिलता है कि फ्रॉग अपने टंग को जो है वो बाहर की तरफ निकाल करके प्रे को कैप्चर कर सकता है, पकड़ सकता है। तो और लेकिन हमारे अंदर जो है आगे की तरफ फ्री होता है और पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है। और इसके जो हमारा टंग होता है ये काम क्या क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका, हेल्प कहाँ क्या करता है, ये च्यूइंग यानी कि चबाने में काम करता है, हेल्प करता है। सालोइंग यानी निगलने में जो हमारा भोजन है उसको निगलने में ये हेल्प करता है। टेस्टिंग यानी टेस्ट करने में, जो है किसी का स्वाद लेने के लिए ये यूज होता है। और स्पीकिंग एंड बोलने में जो है ये हमारी मदद करता है। अब ये हम टंग देख रहे हैं, तो टंग में डिफरेंट जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जिसे टेस्ट पैपिलिया बोलते हैं हम लोग। अब इन्हीं टेस्ट बर्ड की वजह से तो हम अलग अलग टेस्ट को पहचान पाते हैं। जैसे कि जो हमारा टंग का एकदम एंटीरियर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे हम लोग स्वीट का टेस्ट कर सकते हैं। उसके पीछे हम जाएंगे तो दोनों तरफ, टंग के दोनों तरफ जो है ये वाला जो रीजन होगा, ये साल्ट का टेस्ट यहाँ पे हमको पता चलता है। पीछे वाला रीजन पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमको देखिए ये दोनों रीजन है, इन दोनों रीजन पे हमको सोर यानी खट्टा जो है हमको यहाँ पे पता चलेगा। जबकि एकदम लास्ट वाले रीजन पे यहाँ बीच में हम देखें, बीचों बीच यहाँ पे देखें, तो ये वाला जो रीजन है वो बिटर टेस्ट, हमको जो कड़वाहट होती है वो हमको यहाँ पे पता चलती है। इसके बाद हम आते हैं टीथ के ऊपर। जैसे कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर एक से अधिक तरह के टीथ पाए जाते हैं, यानी हमारे पास जो है वो 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनमें कि एक से अधिक तरह के टीथ पाए जाते हैं उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है, और ऐसे एनिमल्स जिनमें एक ही तरह के टीथ पाए जाते हैं उनको हम आइसोडोंट बोलते हैं। हमारे पास जो है 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, तो इसलिए हम लोग हेट्रोडोंट हैं। तो कौन कौन से टीथ पाए जा रहे हैं हमारे पास? इंसाइजर है, इंसाइजर का काम कटिंग के लिए होता है। कैनाइन है,
केनाइन का काम टीयरिंग के लिए होता है, फाड़ने के लिए होता है। प्रीमोलर और मोलर ये जो है ग्राइंडिंग के लिए, पीसने के लिए इनका काम होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो अपर और लोअर जॉ होते हैं, दो सेट हमारे पास होते हैं, एक नीचे का सेट होता है, एक ऊपर का सेट होता है। तो दोनों में दो दांत की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, जो टीथ नंबर्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि टीथ काउंट करना होता है, तो हम कहाँ कहाँ से कैसे काउंट करते हैं उसको अभी हम देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं नीचे का जो टीथ है या नीचे का जो सेट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नीचे के जो सेट है, तो यहाँ पे आपको ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं ये आपके इंसाइजर हैं। उसके बाद एक जो यहाँ पे है केनाइन है, एक इधर भी आपका आ जाएगा, ये भी केनाइन है। उसके बाद ये जो 2 आपके आएंगे ये प्रीमोलर है, और ये 3 जो बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं ये मोलर आपके हैं। यानी कि अब जो सेट नीचे होगा वही सेट ऊपर भी होगा। मोलर की संख्या देखिए, नीचे अगर जो हम देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 आपके मोलर हो जाएंगे। और यहाँ पे 2 प्रीमोलर यहाँ पे हैं, 2 प्रीमोलर यहाँ पे हैं, तो 4 प्रीमोलर हो जाएंगे। एक केनाइन यहाँ पे है, एक केनाइन यहाँ पे है, 2 केनाइन यहाँ पे हो जाएंगे और 4 इंसाइजर हो जाएंगे। तो टोटल ऐसे हम देखें तो 16 नंबर में हो जाएंगे। ऊपर और नीचे के दोनों का सेट मिलाकर देखेंगे तो ये 32 होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे दांत है वो कितने तरह के मतलब हैं, और ये इनका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। तो जो ह्यूमन होता है वो डाइफियोडोंट होता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पूरे लाइफ टाइम में 2 बार टीथ आते हैं उन्हें हम डाइफियोडोंट बोलते हैं। तो हमारे पास भी 2 तरह के दांत आते हैं, एक मिल्क टूथ होता है जिसे हम डेसिडुअस टीथ बोलते हैं या टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। तो ये हमारे बचपन में निकलता है, ये अराइज होता है 6 to 11 मंथ में। जब ये 6 महीने के बाद जो है ये टीथ निकलते हैं, 11 महीने तक ये टीथ निकल जाते हैं लगभग। इनकी संख्या जो होती है वो 20 होती है, 20 नंबर में होते हैं। तो इनका फॉर्मूला भी देखेंगे हम लोग, इस तरह से है 2102, यानी कि इंसाइजर जो है 2 है, केनाइन 1 है, प्रीमोलर 1 है और मोलर 2 है। एडल्ट में यही चीज देखेंगे। तो हाफ अपर जॉ की बात करें तो हाफ अपर जॉ में जो है वो आपका इंसाइजर जो है 2 होगा, केनाइन 1 होगा, प्रीमोलर 2 होगा और मोलर 3 होगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई एक जो है अपर या लोअर जॉ बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमने एक अपर या लोअर जॉ बना लिया है, ठीक है। अब इस अपर या लोअर जॉ को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एकदम हाफ इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चाहे हम इस तरफ का लिखेंगे चाहे इस तरफ का, एक तरफ का किसी तरफ का हम लोग लिख सकते हैं। तो हाफ हमने डिवाइड कर लिया, भाई जितना दांत इधर होगा उतना ही टीथ इधर भी होगा, एग्जैक्टली वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जो इंसाइजर है, इंसाइजर का नंबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 इंसाइजर हैं इस तरह से। उसके बाद आएगा एक केनाइन आएगा, 1 केनाइन आ जाएगा। फिर आपका प्रीमोलर 2 यहाँ पे प्रीमोलर हो जाएंगे, 2 प्रीमोलर। उसके बाद में 3 जो है हमारे मोलर हो जाएंगे, 3 जो है यहाँ पे देखिए मोलर हो गए। तो ये टोटल आपके देखिए यहाँ पे आपके टोटल 8 टीथ हो गए हैं। 3 मोलर्स के हो गए, ये मोलर हो गए, ये 2 प्रीमोलर हो गए, यहाँ पे एक केनाइन हो गया और 2 जो है इंसाइजर हो गए हैं। तो यही हमको फॉर्मूले में लिखना होता है। तो जितना लोअर जॉ में होगा उतना ही कहाँ होगा, अपर जॉ में होगा, अपर जॉ के हाफ में उतना ही होगा। तो उसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल टीथ आ जाएगा। देखिए कैसे होगा। हमने हाफ अपर जॉ की बात करी, तो हाफ अपर जॉ अगर जो देखेंगे तो 2 इंसाइजर होगा, एक केनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होगा और 3 मोलर होंगे, ये हो गया। और लोअर जॉ की बात करें तो सेम जो है, जो लोअर अपर जॉ में होगा वही लोअर जॉ में भी होगा। तो ये 2 यहाँ पे आपका इंसाइजर हो गया, 1 केनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया और 3 जो है मोलर हो गया। तो अगर जो हम काउंट करें देखें 3 2 5 1 6 2 8, तो 8 ऊपर हो गए, 8 नीचे हो गए, यानी हाफ अपर और लोअर जॉ में अगर जो हाफ हाफ हम देखें तो 8 ऊपर हाफ है और 8 नीचे है। यानी अगर जो हम फुल की बात करेंगे तो 16 जो टीथ हैं वो ऊपर है और 16 टीथ नीचे हैं, यानी टोटल मिला के हमारे पास 32 जो है टीथ पाए जाएंगे। अब यही चीज ये हम एडल्ट में देख रहे थे, अब यही चीज अगर जो हम देखें जो है मिल्क टीथ के बारे में, तो वहां पे इंसाइजर जो है आपका 2 पाया जाएगा,
केनाइन एक पाया जाएगा, प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा, यानी 0 होगा प्रीमोलर। और मोलर जो है वो 2 होंगे। 2 होने का मतलब है यहां पे जो हमारे एडल्ट में 3 पाए जाते थे वो यहां पे अब कितने पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। तो यहां पे फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, और जो एडल्ट है वहां पे फॉर्मूला इस तरह का हो जाएगा। डेंटल कैरीज या टूथ डिके कैसे होता है कि जैसे अब टूथ डिके जो है वो क्या होता है, ये ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन, यानी कि जो हमारे दांत के ऊपर जो व्हाइट हम देखते हैं वो एक्चुअल में इनेमल होता है, और वो इनेमल ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे हार्ड मटेरियल होता है। अब इसका डिके कैसे होता है, जब हम खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों में प्लैक्स जम जाते हैं। अब उन्हीं प्लैक्स के बीच में जो है बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं, बैक्टीरिया वहां पे रहते हैं। जब उनको ग्लूकोज मिलता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज जाएगा, और ग्लूकोज का जब वहां पे एक्यूमुलेशन होगा तो उस ग्लूकोज को वो बैक्टीरिया तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो उसे बदलेंगे एसिड में, और जो एसिड होगा हमारे इनेमल के ऊपर एक्ट करके क्या करेगा, हमारे इनेमल को सॉफ्ट कर देगा, उसको डिके कर देगा। इसी प्रोसेस को हम डेंटल कैरीज या टूथ डिके बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं हम पांचवा जो पार्ट है हमारे म्यूकल कैविटी का, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो यहां इस वाले रीजन को हम फेरिंग्स बोलते हैं, ये फेरिंग्स वाला रीजन है। अब ये पैसेज जो है, फेरिंग्स एक ऐसी जगह है जो कॉमन पैसेज बना रहा है एयर और फूड के लिए, यानी कि यहीं से एयर भी आता है और यहीं से फूड भी आता है। तो यहाँ पे 2 पार्ट है। एक देखिए ये जो वाला आपको दिख रहा है पाइप, ये एयर पाइप है, विंड पाइप है, और ये जो है ऑसोफेगस है, यानी कि हमारे स्टमक में जाने वाला पाइप है। ये वाला जो पतला पाइप है ये स्टमक में जाएगा। जब हम फूड को चबाते हैं, फूड को चबाने के बाद जब उसको सॉलोइंग करते हैं, निगलते हैं, तो हमारे विंड पाइप के ऊपर एक जो है ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को हम इपीग्लॉटिस बोलते हैं। ये इपीग्लॉटिस जब हम फूड को निगलते हैं तो ये इपीग्लॉटिस जो है वो हमारे जो एयर पाइप है, विंड पाइप है, उस पाइप को पूरी तरह से ढक लेता है, बंद कर देता है, ताकि हमारा फूड पार्टिकल जो है वो हमारे विंड पाइप में ना जाए और वो सीधा हमारे जो है ऑसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में चला जाए। तो ये ऐसा सिचुएशन बनाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, ऐसा सिचुएशन है जब सालो करते हैं किसी चीज को तो इपीग्लॉटिस जो होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, विंड पाइप को पूरी तरह से बंद कर देता है, और जो है हमारा फूड अंदर चला जाता है हमारे ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है। इसके बाद आते हैं ओसोफेगस में। ओसोफेगस एक फूड पाइप है, यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इसकी लंबाई जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ये माउथ से हमारे फूड को स्टमक तक ले जाता है। ये हाईली मस्कुलर होता है, यानी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक तरह का मूवमेंट होता है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही इस पाइप के अंदर हमारा फूड जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, स्टमक की तरफ जाता है, स्टमक में जाता है। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने के कारण ही फूड यहाँ पे मूव करता है। जैसे ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे अभी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, तो फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा जो फूड बोलस है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यही जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हुआ है ये अब रिलैक्स होगा और वो कॉन्ट्रैक्शन अब यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये रिलैक्स हो गया है और ये कॉन्ट्रैक्शन अब यहाँ पे आ गया है। तो इससे क्या हुआ कि फूड ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर गया है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे रिलैक्स हो गया, अब आगे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का लगातार जो प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, और इसी मूवमेंट के थ्रू हमारा फूड जो है वो हमारे माउथ से होकर के, ओसोफेगस से होकर के हमारे स्टमक में जाता है, इंटर करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टमक। स्टमक जो है एक जे से बैग है जो हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही मस्कुलर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। एक लॉन्जिट्यूडनल मसल है, सर्कुलर मसल है और ऑब्लिक मसल्स है। ये आप देख रहे हैं सीधी सीधी ऐसे इस तरह से मसल पाई जा रही हैं, लॉन्जिट्यूडनल कहलाएंगी। ये
इस तरह से पाई जा रही हैं, इसीलिए इनको सर्कुलर मसल कहा जाएगा। ये ऐसे तिरछी लाइनें ऐसी इस तरह से खींची हुई हैं दिख रही हैं आपको, तो ये आपके ऑब्लिक मसल्स कहेंगे। यहाँ की जो लास्ट लेयर होती है उस लेयर को हम म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इसको सिरोसा बोलते हैं। यानी सिरोसा के बाद आएगा मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बाद में आएगा म्यूकोसा। म्यूकोसा में ही तमाम तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं और यही हमारे फूड में मिलकर के हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम म्यूकोसा लेयर की बात देखें। म्यूकोसा लेयर में क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी इनफोल्डिंग्स पाई जा रही हैं, फोल्डिंग पाई जा रही है। ये देखिए इसके अंदर जो है आप फोल्डिंग देख रहे हैं। ये जो फोल्डिंग पाई जा रही है, ये फोल्डिंग के कारण ही यहाँ पे एक चर्निंग का प्रोसेस होता है, यहाँ पे मूवमेंट होता है, जिससे कि हमारा जो फूड अभी अंदर आया हुआ है वो और अच्छी तरह से जो है मिक्स हो जाए और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट हुए हैं वो एंजाइम का मिक्सअप भी हमारे फूड में अच्छे तरीके से हो जाए। ये जो हमारा स्टमक है ओपन होता है एक पतली से नली में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस पहले वाले भाग को हम डियोडिनम कहते हैं, यानी कि जो हमारे स्टमक है वो डियोडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम में ओपन होता है। यहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाता है, इसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। यहाँ पे जो है एक इंस्पेक्टर पाया जाता है जिसे हम कार्डियक इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये रीजन अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे ये वाला जो रीजन है ये हमारा पाइलोरिक रीजन है, ये वाला जो है वो आपका बॉडी है, मेन बॉडी है, ये फंडस है, ये कार्डियक रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो कार्डियक रीजन है। तो अलग अलग रीजन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हम लोग 11th में जाएंगे तब इसके डिटेल में और देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि जो हम फोल्डिंग अभी हमने देखा है तो उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो सिरोसा है, सबसे बाहर वाली लेयर है सिरोसा है, उसके अंदर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस के अंदर जो म्यूकोसा वाली लेयर है हम उस लेयर की बात करेंगे। तो म्यूकोसा में हमने देखा कई तरह की फोल्डिंग्स पाई जा रही हैं। अब ये फोल्डिंग्स को जब हम और भी जो है इनलार्ज करके देखते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग तरह की सेल्स पाई जा रही हैं, जैसे म्यूकस सेल्स पाई जा रही हैं, चीफ सेल्स हैं, पेरिएटल सेल हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे जो ये सेल्स पाई जा रही हैं, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स और पेरिएटल सेल्स पाई जा रही हैं, ये सेल्स अलग अलग तरह के एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं और ये सिक्रीशन जो है जाता है हमारे फूड में मिलता है। तो इनकी चर्चा हम लोग जब ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो हमारा स्टमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि ये बहुत ही पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये लगभग 7 मीटर तक लंबी होती है, 7 मीटर तक इनका लेंथ होता है और ये पतली होती है, हाईली क्वाइल्ड होती है, क्योंकि इतनी लंबी जो नली है ये जब तक क्वाइलिंग नहीं होगी यहाँ पे तब तक ये यहाँ पे रह नहीं पाएगा। तो क्वाइलिंग बहुत ज्यादा होती है और इसकी चूंकि लंबाई बहुत ज्यादा होती है ताकि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वहां पे आसानी से हो सके। जब लंबा रहेगा उसको ज्यादा समय मिलेगा और ज्यादा जगह मिलेगा ताकि डाइजेशन भी हो सके और एब्जॉर्प्शन भी हो सके। इसी नाते ये बहुत लंबी होती है और भी इसमें कुछ चीजें होती हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। डियोडिनम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जो स्टमक होता है वो तुरंत यहाँ पे डियोडिनम में आकर के ओपन होता है। एक सी जो है सी लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, एक मुड़ा हुआ ऐसे सी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम डियोडिनम कहेंगे और बाकी पूरे पार्ट को हम जेजुनम कहेंगे। जो लास्ट वाला पार्ट होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुलता है उसे हम इलियम बोलते हैं। अब अगर जो हम इस स्मॉल इंटेस्टाइन को काट करके देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ भी सिरोसा पाया जाएगा, मस्कुलरिस पाया जाएगा, सब म्यूकोसा पाया जाएगा और म्यूकोसा पाया जाएगा। तो म्यूकोसा के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जो म्यूकोसा होती है इसकी, उसमें म्यूकोसा में फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, ठीक उसी तरह से फोल्डिंग होती है जैसे आपको स्टमक में पाई जा रही थी। तो स्टमक से ज्यादा फोल्डिंग यहाँ पे पाई जाती है और इन फोल्डिंग्स के ऊपर भी आपको देखिए छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम विलाई बोलते हैं। ये जो फोल्डिंग और प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं ये मिला जुला करके जो हमारे इंटेस्टाइन का एरिया है, जो सरफेस एरिया है, उसको इंक्रीज करते हैं। जब ये इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया
तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है। तो इस तरह से जब हम एक फोल्डिंग को इस तरह से हम देखेंगे, ये फोल्डिंग है। अब इस फोल्डिंग के ऊपर भी आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को जब हम इनलार्ज करके देखते हैं तो ये सेल इस तरह से यहाँ पे बनी होती है और इसमें जो है तमाम ब्लड वेसल्स जो हैं वो गई हुई होती हैं। तो जितना भी डाइजेस्टेड मटेरियल होगा जो एब्जॉर्ब होगा इन सेल्स के द्वारा, ये सेल्स एब्जॉर्ब करके भेज देती हैं हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में भेजेंगी ताकि हमारे पूरे बॉडी में जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिलमेंट हो सके। उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको एक लिम्फेटिक वेसल्स भी दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है हल्की सी, ये लिम्फेटिक डक्ट कहलाती है। ये लिम्फेटिक डक्ट जो है ये फाइनली ओपन हो रही है इसी हमारे विलाई में, और ये विलाई में जो ओपन हो रही है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लैक्टियल्स। इस लैक्टियल में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, जो फैट होता है उसका एब्जॉर्प्शन इसी लैक्टियल्स में होता है। क्योंकि बाकी जो सारी चीजें होती है फैट के अलावा जितने भी डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं, चाहे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये सारी जो चीजें होती है वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होती हैं। जबकि फैट जो होता है यानी फैटी एसिड जो होते हैं वो लैक्टियल्स में आकर के एब्जॉर्ब होते हैं और ये फिर लिम्फेटिक डक्ट में छोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन होगा तो सिर्फ वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा और किसी भी तरह का डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का डाइजेशन भी नहीं होगा, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें जो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है उस वाटर का एब्जॉर्प्शन इस पोर्शन में किया जाएगा। यानी अब इस अगर जो हम यहाँ पे देखें लार्ज इंटेस्टाइन की बात देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम 3 भागों में डिवाइड किए हुए हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, ये जो यहाँ का जो पार्ट है इसे हम सीकम बोलेंगे। यहीं पे जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आकर के जुड़ता है, यहीं पे ओपन होता है और जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है वहीं पे और एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है, इसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। यहाँ पे क्या होता है कि यहीं पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो सेलुलोज हम लोग खाते हैं, यानी जितना भी हम लोग प्लांट मटेरियल खाते हैं उसमें सेलुलोज होता है और उस सेलुलोज के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। यहाँ पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे कुछ फूड पार्टिकल चले जाने की वजह से ये जो है यहाँ पे सड़न पैदा हो जाती है और सड़न होने के कारण जो है यहाँ पे घाव बन जाते हैं और ये फिर दर्द करने लगता है। फिर इसे हम लोग रिमूव करवा लेते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो इसी ऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ पे इसको रिमूव करवा लेते हैं। ये हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि अवशेषी अंग, यानी जिसका अब काम नहीं है और ये फिर भी पाया जा रहा है। क्योंकि जब हम लोग शाकाहारी हुआ करते थे यानी प्राइमेट्स जब हुआ करते थे तो ये जो आपका अपेंडिक्स है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये बहुत लार्ज हुआ करता था, बड़ा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है हम लोग शाकाहारी पूरी तरह से थे तो सेलुलोज का डाइजेशन होना बहुत ही जरूरी था। तो यहाँ के जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते थे, यानी सेलुलेज एंजाइम निकालते थे जो सेलुलोज को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता था और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता था। ये वाला पोर्शन जो है वो सीकम वाला पोर्शन कहलाएगा। अब ये सीकम के बाद जो है कोलन है। कोलन यहाँ पे आपका असेंडिंग कोलन है, ये ट्रांसवर्स कोलन है और यहाँ पे आपका डिसेंडिंग कोलन का पार्ट है। उसके बाद जो है वो रेक्टम का पार्ट आएगा। ये वाला जो पोर्शन है ये रेक्टम वाला पोर्शन है। यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी रूप से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो स्टोर किया जाता है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये जो सीकम वाला पार्ट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। हर्बीवोर्स में क्यों वेल डेवलप्ड होता है? क्योंकि वहां पे डाइजेशन करना होता है सेलुलोज का, तो इसलिए हर्बीवोर में क्या होगा, बहुत ज्यादा डेवलप होगा। और कार्निवोर्स चूंकि हम लोग अब सेलुलोज का उतना उपयोग नहीं करते हैं तो इसलिए हमारे अंदर ये बहुत ही छोटा होता है। अराइजिंग फ्रॉम सीकम अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पे एक
जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है जिसे हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यहीं पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया सेलुलोज का डाइजेशन करवाते हैं। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर। वेस्टिजियल का मतलब हो रहा है कि अवशेषी अंग, यानी जिनका अब काम नहीं है वो भी अंग अभी भी पाए जा रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो अब उसके बाद आता है कोलन। कोलन में हमने आपको बताया है कि असेंडिंग है, ट्रांसफर है और डिसेंडिंग कोलन है। और पेल्विक कोलन जो है वो रेक्टम में ओपन होता है, जो फाइनली एनस में ओपन होता है। रेक्टम जो है टेम्परेरी रूप से स्टोर किया जाता है यहाँ पे फीसेस का, जो फीसेस होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, टेम्परेरी रूप से यहाँ पे स्टोर किया जाता है। जो ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग ये लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह से होती है। यहाँ पे इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है। ये वॉल्व कंट्रोल करता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एक बार सीकम में चला गया है वो फिर से जो है वो रिवर्स हो करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और पूरा वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू। सभी लोग नोट बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये इससे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं और सभी लोग अपना प्रेजेंस, अपना नाम और क्लास सेक्शन जो है लिख करके कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर डालिएगा, अदरवाइज आपको अब्सेंट माना जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत और सबसे पहले मिल सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।